पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज उनके बैंक अकाउंट्स जो कि मुलाजमीन के नाम पे थे, जो मुलाजमीन ऑपरेट करते थे, उसमें अरबों रुपए आए कैसे और मुलाजमीन के ये अकाउंट्स खुले किस तरह से। ना सिर्फ ये 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज उन्होंने किसको तोहफे में दी और वो किस मुलाजिम ने गाड़ी खरीदी, और सुलेमान शहबाज का कहीं पे नाम भी नहीं आया। इस हवाले से तमाम तर एक्सक्लूसिव दस्तावेजात के साथ नाज़रीन ये रिपोर्ट आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके चेयरमैन आमिर खान साहब की आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या चीज़ें हुई वो अब हमें इस हवाले से प्रेस रिलीज कोई मौसूल नहीं हुआ, ना इतलात आई, लेकिन काबीना के हवाले से इतलात और खबरें ज़रूर आई हैं कि वहाँ भी ये मामला टेकअप हुआ कि SCCP से जो डेटा लीक हुआ था उसकी रिपोर्ट के हवाले से काबीना में भी सवालात हुए, कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबीना में ये सवालात उठे थे और SCCP को हमने भी चंद सवालात भेजे थे, उसका SCCP ने क्या जवाब दिया। फिर एक शौकत अब्बासी साहब हैं, शौकत हुसैन अब्बासी साहब, इनका क्या इशू है इस हवाले से। 17 सितंबर को SCCP ने हमें एक हमारी जब पहली रिपोर्ट चली थी तो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन भेजी थी, उस क्लैरिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की हुई जिसमें कि बाकायदा ये ऐलान किया गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट से छुप छुपा के मिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन किस तरह से मिलता है, चीज़ें कौन किस तरह की सामने रखता है, ख्वाहिशात क्या होती हैं, डिमांड्स क्या होती हैं। अब जो मुलाकातों की तफसीलात सामने आ रही हैं उससे सवाल ये बनता है कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोग हैं क्या उनके कद काट इतने ज़्यादा हैं कि वो जो सिविलियन सुप्रीमेसी की जब बात करते हैं तो ये अपने खुफिया राब्ते, खुफिया मुलाकातें और उसमें जो ख्वाहिशात की लिस्ट पेश करते हैं और फिर आवाम के सामने आके बयानात इस तरह से देते हैं कि जैसे पता नहीं ज़मीन और आसमान एक कर देंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम पे। वो क्या चीज़ है, इस हवाले से चंद वफाकी वुज़रा ने मीटिंग्स की तफसीलात बताई हैं, जिससे APC का जो ऐलान है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है कि क्या एक दफ़ा फिर लोगों को इसी तरह से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ आज करेंगे जो फैसला आया है सानिया बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, जिसमें 260 पाकिस्तानी जिंदा जला दिए गए और इसमें इस हवाले से जो फैसला है उसमें रहमान भोला और साथ ही जुबैर चरिया, इनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सजाए मौत दी है, फांसी की सजा दी है, 264 बार सजाए मौत दी है। लेकिन इस हवाले से सवाल, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये तो एग्जीक्यूशनर्स थे जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने भत्ता मांगा, क्या उन लोगों को भी सजाएं मिलेंगी? क्या इस हवाले से लोगों को बचाया गया वो चीज़ें और वो इंसाफ वाकई लोगों को आज मिला इस फैसला आने के बाद, और ये अपने मंतकी अंजाम तक केस पहुंचेगा। आज 8 साल बाद पहला फैसला है, अभी अपील के भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस है इसमें, तो इंसाफ का ये जो निज़ाम है इतना डिलेड, और इस पर जो सवालिया निशान है जो हमने देखा कि मॉडल टाउन के केस में भी काफ़ी सवालात उठे, और ये वो केस है कि जब वाकया हुआ था तो पूरी कौम में गम और गुस्सा था, सबकी कमिटमेंट थी कि इसमें इंसाफ दिलवाया जाएगा लवाहिकीन को। जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो फिर अब क्या अपने सिलेक्टेड लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, कौन ऐसे लोग हैं, इस हवाले से ही बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाट साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। साथ ही हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची। मिनिस्टर साहब, पहले तो सानिया बल्दिया और आज फैसला इस हवाले से आया, रहमान भोला और जुबैर चरिया जो फील्ड ऑपरेटिव थे जिन्होंने जाके एग्जीक्यूट किया उन्हें तो सजाएं मिल गई, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने भत्ता हासिल किया, उनको भी कोई कानून के कटहरे में लाएगा, उन्हें सजाएं मिलेंगी? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आपने मेरे ख्याल से अपने इंट्रो में ही सब कुछ समराइज़ कर दिए। बिल्कुल सही है, यहाँ गरीब आदमी और जो एग्जीक्यूटर होता है जो नीचे फील्ड में काम करता है उसको तो हम फंदे पर टांगते हुए देर नहीं लगाते, और इसके कसूरवार भी हम लेजिस्लेटर्स हैं। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज MA नहीं हूँ, अदरवाइज जो पिछली हुकूमत ने कही निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया कि गरीब की गर्दन पकड़ी जाएगी और अमीर और करने वाला राज भी करेगा, हुकूमत भी करेगा, बदमाशी भी करेगा और दिन दहाड़े चलता भी रहेगा और कोई इसको पूछने वाला भी नहीं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिस्टम हमने बनाया है लेजिस्लेटर्स ने,
जो नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, चाहे वो हुकूमत वक्त हो या अपोजिशन हो, जिस टाइम की हो, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम अदलिया के ऊपर इसलिए नहीं बोल सकते, हम सिस्टम बना के निज़ाम बना के देते थे, हम उनसे एक्सपेक्ट करते, हमने वो दिया नहीं। प्रोसिक्यूशन ने चीजें देनी है, इन्वेस्टिगेटर्स ने चीजें देनी है, वो सारा चीजें नहीं। ये निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है निज़ाम। ये पुराने पॉलिटिशियंस ने इसको तबाह कर दिया। और जिस सानिया बल्दिया फैक्ट्री की आप बात करें, वो मेरा इलाका है बल्दिया का, और उसमें जिन दिन दहाड़े कई दर्जनों ख़ानदानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसकी दाद रसी के लिए अगर 2 फैसिलिटेटर या एग्जीक्यूटर्स को आप फांसी पहुँचाते, दैट्स नॉट इनफ। और अभी प्रोसेस बहुत लंबी है। द क्वेश्चन इज कि इसके पीछे जो मेजर पार्टी थी, उसका जो लीडर था, जो माल भी कमाता रहा, जिसके बेसिस पे होता रहा, फिर उस पार्टी में से एक और पार्टी बनी, उस पार्टी के अपने नारे थे, अपने थे, उनका क्या होगा, कैसे होगा? क्या हम इन क्रिमिनल्स को अभी भी अलाउ करने देंगे पॉलिटिक्स में आने के लिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर असेंबलियों में लाएंगे, जस्ट बिकॉज इनका बंदूक है, इन्होंने कत्ल गारत किया है, इन्होंने दौलत कमाई हुई है चोरी के पैसे से, भत्ताखोरी से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से? बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं, लेकिन अफसोस हम कर सकते हैं जिनकी जाने गई हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि अनलैकिन को इंसाफ मिले। नाज़रीन, हमारी कोशिश हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। DSNG काफ़ी देर से उनके पास लगी हुई थी, लेकिन शायद किसी जगह मसरूफ़ हैं। जो APC हुई नाज़रीन, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने एक बात की कि जो हमारी सियासी क़यादत है उसे इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलना चाहिए, फौज से नहीं मिलना चाहिए, मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। क्या कहा था बिलावल भुट्टो ने, आइए देखते हैं। जहां तक सियासी बात किसी फौजी की आदत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता। आइन के मुताबिक, उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं, हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं। जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा। जी परवेज बात करें, सियासी बातों पे नहीं, परवेज साहब बात करें। सिक्योरिटी इश्यूज पे बात हमें ट्रायल करेगा। सियासी बातों पे मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। और पता ये लगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी है, चंद अहम मामला तय पाने, तो उस पर जब एक इनविटेशन दी गई DGISI जनरल फैज़ हमीद की तरफ से और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की तरफ से, तो उसमें तमाम लोग पहुंचे भी। और जहां नेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के हवाले से इंपॉर्टेंट मामला है, वहां पे सियासत भी हुई, सियासी बातें भी हुई, और गारंटीज किससे मांगी गई। आज अमीन गंडापुर साहब द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में थे, और साबिर शाह के बड़े वाज़े अल्फाज में पूछा कि जनाब इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर होने की गारंटी मिनिस्टर साहब आपने दी, वो मानी नहीं गई, और गारंटी वो किससे मांग रहे थे, आइए देखते हैं। बिलावल कह रहे हैं कि हमारी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है। आपके साथ DGISI, अगर मैं सही समझाऊं तो जनरल फैज़ हमीद साहब बैठे थे जी। आपने बिलावल भुट्टो को गारंटी दी, श्योरिटी दी कि जनाब मैं गारंटी देता हूं, कैमरे लगाने के लिए तैयार, कैमरे लगाने के लिए, बाकी इलेक्शन कमीशन करेगा। बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा कि मुझे आपकी नहीं, आपके साथ जो बैठे हैं इनकी जनरल साहब की गारंटी। कौन बैठा था? जनरल फैज साहब बैठे थे मेरे साथ, बिलावल यहाँ था, मैं इधर मेरे साथ इधर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा काम नहीं है। जनरल फैज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपको चीफ साहब ने कहा है कि आप कमेटी बनाएं और उस कमेटी में रिफॉर्म्स करें, तो आप करें, हमारा क्या काम है? हमारा काम है सिक्योरिटी देना। अगर आप कहेंगे तो हम सिक्योरिटी देंगे, अगर आप कहते हैं कि फौज ना हो, आप कर सकते हैं सिक्योरिटी, हमें खुशी होगी इस बात पे कि आप खुद करें इसको। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जब गारंटी मिनिस्टर साहब ने दी कि हम कैमरे भी लगाएंगे और बाकी इलेक्शन कमीशन का काम है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन को गारंटी किसकी चाहिए? उनकी नहीं चाहिए। और APC में तो वो कहते कि सियासी बातें नहीं, फिर DGISI की उन्हें गारंटी चाहिए, और उन्होंने कहा कि जी ये हमारे काम नहीं, हमारा तो सिक्योरिटी का काम है। तो ये किस तरह की तवक्कुआत हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट से, और पब्लिकली आके कुछ और बयान देते हैं? देखिए अर्शद साहब, जब आप एक हट्टे गट्टे मुजरिम को सेहतियाबी के बाद नवाज शरीफ को एक APC से बात करते हुए, सियासत करते हुए देख सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बेईमानी दिखाई है आपने। उनको तो आपने भेजा था, आपकी हुकूमत ने भेजा था। आप उन लोगों में से मैंने कभी अपने आप को बड़ी जिम्मा एज अ गवर्नमेंट नहीं किया चीज से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को जो रगड़ा दिया और जो बातें की, और जो तो होगा, वो किसका नैरेटिव था? हिंदुस्तान का था। उस दिन सारा मीडिया हिंदुस्तान का हेडलाइंस दिखाता रहा, खुशियां मनाता रहा, ढोल बाजे बजाता रहा। तो हमें कुलभूषण या रॉ की जरूरत नहीं है। हम हमेशा से कहते हैं ये वो लोग हैं। हम इसी मुनाफकत के ऊपर मेरी हमेशा लड़ाई रही है कि भाई आप कहते हो कि फौज ने दखलंदाजी की, ये किया, ये किया, ये किया, ये अदलिया ने किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर आप डिनर्स पे चले जाते हो, फिर डिनर्स के बाद पूछो, गारंटी मांगते हैं, फिर डिनर्स का पूछो। सर गारंटी तो बहुत दूर की बड़ी चीज आप बता रहे हैं। डिनर का पूछो तो आप ही के शो पे लास्ट वीक और उसके बाद कई शोज के सब मुकर गए।
अब जब हम तो देखिए सीधे साधे आए हैं सियासत करने, हमें तो ये अभी तौर तरीके ना कत्ल किए, ना चोरी किए, ना मुल्क बेचने की बात की है, ना फौज का दुश्मनी की है। हम तो जो है हम फौज और अदलिया का एहतराम करते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो हमारे मुहाफिज है, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इस चीज़ का। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी उसके मातहत इदारे, उसके साथ के ऑर्गन उसके साथ चलेंगे, जो पाकिस्तान की सालबियत और बेहतरी और तरक्की के लिए होगा वो हमारे साथ कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है हम आर्मी से मांगते हैं, कोई केस होता है अदलिया के पास भेज देते, मेरिट के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये मुनाफिक ऐसे है कि कौम को बताते हैं कि फौज फौज अदलिया अदलिया, इसको गाली, उसको अटैक, उसको डंडे बरसाओ, उसके बाद मीडिया हाउस में मिला लेते हैं, उस एक मीडिया हाउस को मिलाते हैं माजरत, और उसके बाद क्या होता है कि आप कौम को आके कहते हैं हम नहीं मानते इनको, लेकिन खाने खा रहे होते हैं, जाकर आगे आके निकल के बड़े होते हैं, इलेक्शन के दिन भी फोन कर रहे होते हैं। उनका एक वजीर इलेक्शन के दिन ये किसने किया? ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन फोन किया आर्मी चीफ साहब को, तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि भाई मुझे क्यों कह रहे हो, फिर मुझे क्यों फोन किया था, हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, ये आप काम हम सिक्योरिटी मांगेंगे तो आपकी देंगे। बात हुई थी आर्मी चीफ से इलेक्शन वाले दिन? नहीं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको क्यों फोन किया, इलेक्शन कमीशन को नहीं किया? सर, ये तो चीफ आप- ऑफ, और जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है एपीसी में, उसके बाद तो कहते नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है तो सिलेबस में पढ़ानी चाहिए स्कूलों में। मैं वही तो कह रहा हूँ अरशद साहब, ये मुनाफिक मुजरिम जो है ये मुल्क से भाग जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, फिर हम सब समेत हम हमदर्दी भी इनके ये लिए तो रखते आपने हैं। भगाया है, आपकी हुकूमत ने भगाया है, आप उन 3 वुज़रा में से थे जिन्होंने अपोज किया था। मैं उस पर आता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर बात हुई, तो आपने सिर्फ ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, जिसका कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पता नहीं बताते हैं कि नहीं बताते, और उसमें क्या हुआ था, अमीन गंडापुर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। ये जो बात हुई धांधली के बारे में, तो उसमें एक और बड़ी अच्छी बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने ये बोला कि देखें आज तक क्या हमने अप्रोच किया है आपको कि हम मिलते हैं आपसे, हम तो अब सिस्टम हमें बुलाता है तो हम आते हैं, लेकिन आप सिफारिशें करके भी हमें मिलने के लिए, पॉलिटिशियंस सबका काम हो, किसी एक का नहीं कहा कि आप हमें मिलने के लिए बेकरार होते हैं और हमें मिलने के लिए आप ही हमें जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं इसमें, हम तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था कोई? तो ख्वाजा साहब ने एक और बात कही थी, उन्होंने तो ये कहा कि जब धांधली वाली बात चली तो उसमें चीफ साहब ने बोला ख्वाजा साहब आपका मुझे इलेक्शन वाले दिन कॉल आया था कि जी मेरे साथ धांधली हो रही है, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि ख्वाजा साहब फिक्र ना करें, धांधली की वजह से कोई नहीं हारेगा। कहते हैं आप असम्बली में बैठे हुए हैं, फिर तो मेरी बात सच थी ना, तो धांधली नहीं हुई ना। तो मौलाना साहब के बारे में यह है कि मौलाना साहब भी चीफ साहब को मिलने गए इलेक्शन हारने के बाद कि जी वही वाली रोना कि मेरे साथ धांधली हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, तो जब गए तो उधर फिर आर्मी चीफ साहब ने वो कहा कि ठीक है अगर ये धांधली की हुकूमत है और धांधली है तो फिर आप इसको कहते हैं धांधली ज़दा, तो उधर से आप इलेक्शन भी लड़ गए फिर सदारत का, उसी असम्बली का जो धांधली है, धांधली पे आई है, जैली है, तो आप उस जैली असम्बली के सदर बनने के इलेक्शन भी लड़ पड़े। तो फिर ये क्या समय आ रहा है आपका कि उधर आप कहते हैं जैली है, उधर आप फिर इलेक्शन भी लड़ते हैं फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। ये मिनिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए थे वहाँ पे शिकायतें लगाने, दुखड़ा लेके, और फिर एपीसी में तो बड़े चढ़ के कहे थे असेंबलियों से इस्तीफा दे दो, तो उनकी डिमांड अभी तक बाकी ने तो माननी, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए अरशद साहब, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जिस मुल्क ने इनको कंधों में बिठा के लीडर्स बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर्स बनाया, जिसकी खैरात पे मुल्क की ये जो चोरी करके ये इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को बोलते हैं, इनकी मुनाफकत ये है। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप एक आदमी को गाली दे रहे हैं तो फिर उसे गले ना मिले। जो आप नैरेटिव इंडिया का बेच रहे हैं, यही सारे जो थे इनकी बारियां थी, यही पीपल्स पार्टी थी, यही नवाज शरीफ था, यही मौलाना था। मौलाना ने जो अपोजिशन में थे आप भी आर्मी चीफ से मिलते थे, सिफारिशें करवाते थे, मुलाकातें करते थे खुफिया। देखिए सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि हमें ऐसी चीज की जरूरत है ना, हम तो वहां के दौर, आज आपसे मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर आर्मी चीफ से मिलना होगा, डीजीआई से मिलना होगा, किसी जनरल से मिलना होगा, ब्रिगेडियर से मिलना होगा, मैं छुपाऊंगा नहीं ना, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। आप मुझसे क्या मिलता है? हाँ, मैं पीएम हाउस में आते हैं जाते हैं, लोगों से मुलाकात हुई, हम तो पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, मुल्क के मुहाफिज है। ये कोई हिंदुस्तान की थोड़ी है फौज जिससे आप छुप के मिले, बाहर उसका नारा लगाएं कौम को कि ये बुरे, कौम के अंदर जहर भरे, और खुद पैर पड़ के डिनर और सिफारिशें करके मुलाकातें करें और फोन पे बातें करें और जी हजूरी में खड़े हो। 3 घंटे इन्होंने बातें की हैं उस दिन, उस डिनर के अंदर सिर्फ सियासी बातें हुई हैं। 3 घंटे सिर्फ 3 घंटे सियासी बातें हुई हैं। ठीक है, आपको चीफ बार बार, आपको एक और चीज बताऊं, 40 से 50 एप्लीकेशंस है इस इलेक्शन की रेगिंग के ऊपर। इनके टाइम पर 2013 में 415 एप्लीकेशन लगी। किस रेगिंग की बात करते? ना करते। आप रेजिग्नेशन की बात करते हैं, और बिलावल साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा
कि उन्होंने फंसाने की कोशिश की नवाज शरीफ ने उनको, उन्होंने बड़ा तरीके से उनको फंसाया, उनको कहा कि आप रेजिग्नेशन दे दें, बिलावल को कहा अपनी पार्टी की रेजिग्नेशन मियाँ साहब को दे दें, उन्होंने कहा मियाँ साहब को बुला ले, हम दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारा प्रेशर टेक्निक क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ ने ड्रामा जो किया है, इंडियन नैरेटिव जो बेचा है, वो इसलिए बेचा है कि इस प्रेशर में फूं पा करके पहले जो करते रहे, आज मरियम नवाज को रिलीज कर दे। दिस इज द ओनली प्रेशर कि मरियम नवाज ही मुजरिम, उसको भी जाने दे। देखो नैब को पथराव किया मरियम नवाज के लिए, नैब ने बुलाया उसके बाद, ये सवाल नहीं है। अगर हम इंटरफेयर करते होते तो नैब से कहते अगले दिन पकड़ो। मैंने तो आपसे कहा है, आप ये पथराव हुआ कभी नैब के ऊपर तो जिस सूबे की होगी वो पुलिस अरेस्ट करेगी, ठीक है सर। लेकिन क्या नैब ने मरियम नवाज को अरेस्ट किया? क्या मरियम नवाज को वापस बुलाया? इसका मतलब आपको और मुझे नैब बुलाएगी, हम पथराव करेंगे, हमें बुलाना छोड़ देंगे? ऐसे नहीं चलेगा सर। अच्छा मिनिस्टर, आपने इलेक्शंस की बात की और का 3 घंटे जिसमें सियासी बातें हुई इस मुलाकात में, उसमें गालिबन ने इलेक्शंस में 2018 के इलेक्शन में धांधली का भी सवाल उठाया और कॉल वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के, शायद बिलावल साहब ने ये सवाल उठाया और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इस हवाले से जवाब क्या था, देखिए वफाकी वजीर साहब क्या बताते हैं। बाकी उन्होंने ये जरूर कहा कि जहां तक मैं एज आर्मी चीफ ये कहता हूं कि अगर धांधली की बात आप कर रहे हैं तो धांधली अगर 2018 में, मैं नहीं कहता मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं हुई होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि 2013 और 8 और 2 और इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं उनसे कम ही हुई होगी। और ये भी साहब मैं कहता हूं आपको कि आप जो बातें कर रहे हैं कि जितनी धांधली अगर हुई भी है तो मेरे ख्याल में सिंध में ज्यादा हुई होगी, क्योंकि वहां पे आप जिस तरीके से मशीनरी को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से आप इंटीरियर सिंध में करते हैं और धमकियां देते हैं वहां पे खड़े होकर सरकारी लोग के जी वोट ना दिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस पर उन्होंने क्लियर किया ये चीज को। जी, धांधली के भी वहां पे आर्मी चीफ का, ये तो इलेक्शन कमीशन के काम नहीं है, तो आर्मी चीफ के सामने ही क्यों उठा रहे थे? कमिश्नर इन्होंने लगाया, नैब का चेयरमैन इन्होंने लगाया, ये तो आर्मी चीफ ने भी इनको बताया। आर्मी चीफ इन्होंने लगाया, उससे पहले आर्मी चीफ इन्होंने लगाए, उसके बाद सारे गलत हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी फौज, पूरी अदलिया सब खराब है, सिर्फ नवाज शरीफ सच्चा है। ये कैसे पॉसिबल है? और मैं इनकलाबी नवाज शरीफ, सेहतमंद मुजरिम नवाज शरीफ को कहता हूं, इनकलाब के लिए पाकिस्तान तो आए ना, वहां बैठ के क्या बातें कर रहा है? यहां तो आए, उसके जो जिन्होंने वोटर्स हैं उनकी तस्लील की है। और देखिए फौज को उकसाना बगावत के जुमरे में आता है, ट्रीजन का केस बनता है असूलन। ये तो किसने करना है अगर केस बनता है? अभी तो हम देखिए सर, अभी तो 48 घंटे में इनको ये एक्सपोज कर दिया कि जिसको गाली दे रहे हैं, जिस अदलिया को बुरा भला कह रहे हैं, जिस फौज को बुरा भला कह रहे हैं, उनका खाने कर रहे हैं, ये कौम को हजम तो कर रहे थे। अभी तो बहुत कुछ है, देखिए ना, बहुत कुछ है अरशद साहब। ये इंडियन नैरेटिव, इंडियन मीडिया की हाइप, नवाज शरीफ की बात, मीर शकील उर रहमान की बात, मीर शकील उर रहमान को रिहा करने की बात, SECP के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स भारत पहुंच जाना, उसमें नेक्सस, ये सारी चीजें कंबाइंड क्लब हो रही हैं। अब वो 90s का पाकिस्तान खत्म हो गया, नया पाकिस्तान आ गया, थलथली बेबसी नजर आ रही है आपको। अभी आप देखते जाए, यू विल सी लॉट ऑफ सरप्राइजेस, वेट एंड सी। सरप्राइज तो एक और भी हुआ क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग के हवाले से अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर साहब बताते कि इस हवाले से मीटिंग पहले पार्लियामेंट में होनी थी स्पीकर साहब, लेकिन वो मीटिंग्स कैंसिल होती रहीं और फिर जब बुलावा DG ISI और आर्मी चीफ की तरफ से आया तो तमाम अपोजिशन की क़यादत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सर फहरिस्त थे, वहां पहुंच के सियासी बातें करते रहे। क्या बताया वफाकी वजीर साहब ने, आइए देखते हैं। कि उसी मीटिंग में फैसला हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली अब, और ये किसने कहा? ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा। मैं इसलिए उनका नाम लेके बता रहा हूं कि आप मैं उनको बताना चाहता हूं कि आर्मी का क्या किरदार है कि जी स्पीकर साहब की सबराई में आप लोग कमेटी बना के इसको हल करें खुद, और जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। तो एक दिन छोड़ के अगले दिन मतलब हमें मैसेज आया सबको कि 4:30 बजे मीटिंग होगी पार्लियामेंट वाले कमेटी रूम नंबर 2 में, स्पीकर साहब की सरबराही में, इसी चीज के बारे में, GB के बारे में। सुबह वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हम नहीं आते। सर तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वहाँ मीटिंग में जाते नहीं हैं और फिर ट्रेल 5 के सामने पहुंच जाते हैं। अरशद साहब देखिए, ये भी क्रेडिट आप तहरीक इंसाफ को दें कि इससे पहले शाह महमूद साहब ने नैब की जो इन्होंने कवानीन बनाए थे कि हमें NRO दे दो तो हम FATF का बिल पास कर देंगे, वो हमने मुसद्दक़ा लाके आपके सामने रख दिया एग्रीमेंट। ये जो है ना सर, ये मुनाफकत, ये बदमाशी, दिस हैज टू एंड। ये पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है सब चीजें। देखिए हमें दुश्मनों की बाहर जरूरत नहीं है, हमें जो लोग 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल 40 साल के जवान आपका खून दे के सरहदों की मुहाफिज है, जिसकी वजह पाकिस्तान सलामत है, उनकी तजलील आप कर रहे हैं।
पब्लिक फोरम्स पे आकर ऑन टेलीविजन आपको इतना नेगेटिव नैरेटिव तो रॉ ने भी नहीं किया है। प्रॉब्लम क्या है शहीद साहब कि हमारे पास सजा ही नहीं है, हमारे पास मेमोरी ना पसंद करे इमरान खान को PMLN का वोटर, लेकिन ये तो देखे इमरान खान भगोड़ा नहीं है। अब इमरान खान अपनी अदलिया, अपने निज़ाम, अपने इदारों को, अपनी फौज को साथ लेके चल रहा है, उनकी इज्जत और एहतराम को बरकरार रख रहा है। जो आदमी, अगर आप मुझे यहाँ बुला के मेरी बेइज्जती करेंगे तो अर्शद साहब मैं किस मुंह से आपके पास वापस आऊँ? मेरे अंदर अगर शर्म हो तो मैं तो आज सोचता हूँ पूरे सिस्टम, पूरे निज़ाम को कि इन बेशर्मों और बेगैरतों को हमने बार बार लाने दिया और सजाएं नहीं दी। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ शरीफ साहब, और ये भी सबक सीखना चाहिए कि डीलें करके लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। अगर होगा तो फिर ऐसे तो होगा। नाज़रीन, आप एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज तोहफे में दी जाती है। मुलाजमीन के अकाउंट में अरबों रुपए किस तरह है, वो बैंकिंग ट्रेल क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डेटा लीक का मामला, इंक्वायरी कहाँ पे पहुंची, शोकॉज नोटिस किसी को जारी हुआ, चेयरमैन SCCP की वजीर आजम से अहम मुलाकात, इस हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपको वफाकी वज़ीर फैसल वार्ड साहब ने बताया कि जो मीटिंग हुई थी सियासी पार्लियामानी पार्टी के लीडरान की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब, उनके फर्जंदे अर्जुमन सुलेमान शहबाज के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए कैसे आते थे? 1.5 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा था, किसने ली, मुलाजमीन ने कैसे ली, ये कहानी भी आपको बताते हैं। और इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी नाज़रीन, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि TT स्कैंडल आने के बाद जो शहबाज शरीफ ख़ानदान है उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और जो शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त बेल पे बाहर है, जिस तरह तहकीकात आगे बढ़ती जा रही हैं, उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी मुश्किलात किस कदर बढ़ रही हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। इस टीम का बुनियादी मकसद शुगर मिल्स में किए गए कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की तहकीकात करना था। जहां शुगर मिल्स अदालतों में इन तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने में मसरूफ थीं, वहीं मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी तहकीकात जारी रखी हुई थी। ये टीम शहबाज शरीफ के खानदान की शुगर मिल्स के मामलात की भी तहकीकात कर रही है। इससे पहले शहबाज शरीफ खानदान का TT स्कैंडल सामने आ चुका है और उस पर नैब ने रेफरेंस भी दाखिल कर दिया है। अब मुश्तरका तहकीकाती टीम का यह दावा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स के मामलात में एक जाली अकाउंट्स का नेटवर्क पकड़ा है। जराये के मुताबिक ये नेटवर्क भी जरदारी और ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट जैसा ही है। जराये के मुताबिक सिंध की जाली अकाउंट GIT ने 13 जाली अकाउंट्स का सुराग लगाया था, जिनका ताल्लुक जरदारी खानदान के साथ बराह रास्त बनता था। इसमें कोई फालूदे वाला, कोई रेडी वाला, जिनके नाम पर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं और मनी लॉन्ड्रिंग का कुल हुजूम 27 अरब रुपए बनता था। जबकि शरीफ खानदान के इस केस में अब तक 11 जाली अकाउंट सामने आ चुके हैं और मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक इस वक्त तक 9.5 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग लगाया जा चुका है और मजीद अकाउंट्स का जायजा लिया जा रहा है। जराये के मुताबिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की ये रकम बढ़ने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स में जहां फालूदे वाले, रिक्शे वाले का नाम इस्तेमाल करते और जाली अकाउंट चलाते थे, इस केस में सुलेमान शहबाज ने अपने मुलाजमीन को इस्तेमाल किया और उनके नाम से अकाउंट्स खोले गए। मुश्तरका तहकीकाती टीम के जराये के मुताबिक शरीफ ग्रुप के चपरासी, क्लर्क और अकाउंट्स अफसर और इसी तरह के दीगर लोगों के नाम पर बनाए गए अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं। इन सब में एक नाम मकसूद अहमद का है। मकसूद अहमद सुलेमान शहबाज के दफ्तर में PN यानी चपरासी था और उसके नाम पर जो अकाउंट चल रहा था उसमें 2.3 अरब रुपए पाए गए। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक मकसूद अहमद सुलेमान शहबाज का चपरासी और महाना 16,000 रुपए पर मुलाजिम है। रमजान शुगर मिल से हासिल किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक भी मिल में मकसूद अहमद का दर्जा PN यानी चपरासी और सालाना तनख्वाह 2,312,000 रुपए है, जबकि अकाउंट खोलते वक्त
मकसूद अहमद ने जो दरखास्त जमा करवाई उसमें लिखा है कि मकसूद अहमद लाहौर का रिहायशी है और चीनी का काम करता है और इसलिए चिन्योट में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है। 2017 में 5,000 रुपए की रकम से यह अकाउंट खुलवाया गया। अगर मकसूद अहमद का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखा जाए तो उसमें मकसूद अहमद ने खुद को चीनी का ताजिर और सालाना आमदनी 70,000 रुपए बताई है। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक मकसूद अहमद का तमाम बैंक रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और उससे यह मालूम हुआ कि 2018 में मकसूद चपरासी ने 15 मिलियन रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए के एवज एक मर्सिडीज गाड़ी भी खरीदी। जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम ने इस कीमती गाड़ी का सुराग भी लगा लिया है। गाड़ी लाहौर में मौजूद है और सुलेमान शहबाज के हुक्म पर एक बरतानवी निजात खातून आयशा फैसल के हवाले की गई। आयशा नामी ये खातून को सुलेमान शहबाज की जानने वाली बताया जा रहा है और तहकीकाती टीम के मुताबिक सुलेमान शहबाज के लंदन जाने के बाद जुलाई में ये खातून भी कराची एयरपोर्ट से लंदन चली गई। जराये के मुताबिक मकसूद अहमद नामी शख्स को दुबई फरार करवा दिया गया है और ये इस वक्त दुबई में मौजूद है। एक और किरदार इकरार हुसैन है। इकरार हुसैन के अकाउंट में 64 करोड़ रुपए पाए गए। इकरार हुसैन ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के दफ्तर जाकर अपना एतराफी बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। इस बयान के मुताबिक 2008 में इकरार हुसैन ने रमजान शुगर मिल्स में मुलाजमत शुरू की और 6,000 रुपए माहाना पर इसे अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी दे दी गई। इकरार हुसैन के एतराफी बयान के मुताबिक 3 साल बाद इसको असिस्टेंट अकाउंटेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। अपने बयान में इकरार हुसैन ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि 2010-2011 में रमजान शुगर मिल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान ने मुझे दफ्तर बुलाया और कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुलेमान शहबाज साहब को जाती ट्रांजैक्शंस के लिए चंद अकाउंट चाहिए और तुम फौरन अकाउंट खुलवाओ। इकरार हुसैन के बयान के मुताबिक सीएफओ उस्मान ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो अकाउंट फॉर्म पर दस्तखत कर दो वरना अभी के अभी नौकरी से फारिग कर दिए जाओगे। इकरार हुसैन के मुताबिक वो एक गरीब आदमी है और इसलिए उसने उस्मान के कहने पर अलाइड बैंक और यूबीएल बैंक ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाया। इकरार हुसैन के मुताबिक 10 से 15 दिन बाद सीएफओ उस्मान साइट ऑफिस आए। उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया और तमाम चिटों पर अपनी मौजूदगी में दस्तखत करवाए। इकरार हुसैन के मुताबिक ना ही उसने कभी बैंक की कोई ब्रांच में अकाउंट खुलवाया, ना ही उसके बाद कोई चेक इस्तेमाल किया और ना ही अपने इस अकाउंट से कोई भी रकम निकलवाई। इकरार हुसैन के मुताबिक उसके इन अकाउंट्स में जो भी लेन देन हुआ वो सब उस्मान साहब ने किया। इकरार हुसैन ने 2 और अफराद का नाम बताया कि खिजर हयात और अजहर अब्बास के अकाउंट्स भी इसी तरह इस्तेमाल किए गए। इकरार हुसैन के मुताबिक जब ये सब मामला खबरों में उठा तो उसने सीएफओ उस्मान को दरख्वास्त की कि इसका अकाउंट बंद करवा दिया जाए, जिस पर उस्मान ने तसल्ली दी कि उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है। इकरार हुसैन ने अपने इकबाली बयान में कहा कि उससे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए और वो इस सब पर माफी मांगता है। इकरार हुसैन से कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान ने 3 सवालात भी किए। पहला सवाल था कि खिजर हयात को कैसे जानते हो और रमजान शुगर मिल में उसका क्या काम था। उसने जवाब दिया कि इसको रमजान शुगर मिल्स के अकाउंट डिपार्टमेंट से जानता हूँ। दूसरा सवाल था कि अजहर अब्बास को कैसे जानते हैं। इस पर जवाब दिया कि रमजान शुगर मिल्स में क्लर्क था। तीसरा सवाल मुजम्मिल रजा के बारे में था, जिस पर जवाब दिया कि वो रमजान शुगर मिल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। इसी तरह रमजान शुगर मिल्स के एक और मुलाजिम अजहर अब्बास को भी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलब किया। अजहर अब्बास के मुताबिक वो FA पास है और उसके 3 भाई मजदूर हैं और वालिद चिन्योट की मार्केट में चौकीदार की हैसियत से मुलाजिम है, जिनकी माहाना तनख्वाह 6,500 रुपए है। इसके अलावा इनकी कोई जाती जायदाद नहीं और तमाम भाई और वालिद 8,000 रुपए के एक किराए के मकान में रहते हैं। अजहर अब्बास के मुताबिक वो 2011 में बतौर क्लर्क रमजान शुगर मिल में 9,000 रुपए तनख्वाह पर भर्ती हुआ। अजहर अब्बास ने भी ऐसा ही बयान दिया कि सीएफओ उस्मान ने कहा है कि सुलेमान शहबाज की जाती ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट खुलवा कर दो और ना खुलवाए तो नौकरी से फारिग कर दिए जाओगे। इस तरह उसने मुस्लिम कमर्शियल बैंक और बैंक अल फलाह में अकाउंट खुलवाए। अजहर अब्बास के मुताबिक उससे चेकबुक पर दस्तखत करवा लिए गए और उसने कभी ये अकाउंट खुद नहीं चलाए, न ही उसको इल्म है कि अकाउंट में कोई रकम मौजूद है।
अजहर अब्बास के मुताबिक जब टीटी स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स का किस्सा टीवी पर चला तो उसने ताहिर इकराम, जो कि रमजान शुगर मिल्स में एजीएम फाइनेंस है, उससे बात की तो उसको बताया गया कि अकाउंट बंद करवाए जा चुके हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इसके अलावा एक और क्लर्क शब्बीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब रुपए, राना वसीम के अकाउंट में 24 करोड़, रमजान शुगर मिल्स के क्लर्क तनवीरुल हक के अकाउंट में 52 करोड़, खिजर हयात के अकाउंट में 1.2 अरब रुपए और तौकीरुद्दीन के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए होने के सबूत हासिल कर लिए हैं। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के जराये के मुताबिक इसमें बैंकों का किरदार भी हैरानकुन है कि किस तरह बिना छानबीन किए और किस तरह बिना अकाउंट खुलवाने वाले के बैंक आए बैंक अकाउंट खोल दिए गए। इसी तरह का तरीकाकार ओमनी ग्रुप की जीआईटी में भी नजर आया था, जहां ऐसे शख्स का अकाउंट भी खुल गया जो कि 1 साल कबल वफात पा चुका था। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक तमाम बैंकों से मुलाजमीन के नाम पर खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात मंगवा ली गई हैं और साथ ही साथ एससीसीपी से मुलाजमीन के नाम पर अगर कोई कंपनी बनाई गई है तो उसकी तफसील भी मंगवा ली गई है। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के जराये के मुताबिक तमाम मामला ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का है। बैंकों में नो योर क्लाइंट का फॉर्म होता है जो भरना जरूरी होता है। अगर सुलेमान शहबाज के खुद के नाम से अकाउंट बनाया जाता तो वो हाई रिस्क और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की लिस्ट में जाता, फिर शायद कैश में बड़ी रकम और मर्सिडीज गाड़ियां खरीदना मुमकिन ना रहता। इसलिए गरीब और मजबूर मुलाजमीन के नाम इस्तेमाल किए गए ताकि मामला नजर में ना आए। मिनिस्टर, आपने ये रिपोर्ट देखी, गरीब मुलाजमीन चपरासी उनके अकाउंट्स खुलवा के उसमें अरबों रुपए रखे गए। ये इतना पैसा छुपाने के लिए ये तरीका वारदात आपको ओमनी ग्रुप में भी नजर आया, यहाँ भी। अब ये जो लोग भागे हुए हैं, ये अपना पैसा क्लेम कर सकेंगे या बहक के सरकार ये पैसा जब्त होगा? अर्शद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन, काश हमारे सारे जो FIA ही तहकीकात करिए, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम। तो स्पेसिफिकली फिर भी इसमें भी कई दिहाइयाँ गुजर जाएंगी इसको साबित करने में। लेकिन एक तो ये मेरा सवाल था। दूसरा अर्शद साहब ये कि आज आपने सलमान शहबाज के घर में भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, गाड़ी किसको गिफ्ट हुई। और तीसरा मेरी वरी ये होगी कि जो मैं कैस्ट्रेशन का कानून ला रहा हूँ तो उसमें तो मुझे पहला विक्टिम ही सलमान शहबाज ही नज़र आ रहा है उसमें भी। तो हमारी तो हर जगह के ऊपर ही हम कहीं ना कहीं पोजीशन लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ है कि अर्शद साहब देखें, ये दिन दहाड़े 1.5 करोड़ रुपए की चपरासी गाड़ियाँ उनकी जानने वालों को दे रहा है या जानने वालों को दे रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी तो निकलती चली जाएगी। तो आप सोचें कि जिसके बाप की एज एन MA ने तनख्वाह शहबाज शरीफ की 1,70,000 रुपये हो एज एन MA ने, कारोबारी हिसाब से उसका बेटा सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये की गाड़ियाँ बांट रहा है अपनी जानने वालों को, और फिर कराची एयरपोर्ट से लंदन के बुलावे भी हैं। तो इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कौम को और कुछ देखने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ कि ये शेमलेस है, नोजलेस है। इजाफा होता जाएगा। टीटी स्कैंडल में भी चीजें निकली और अब ये वाले अकाउंट्स में मुलाजमीन के नाम पे अरबों रुपए। देखिए अर्शद साहब, ऐसी तो बहुत सारी चीजें आपने मेरे ख्याल से जितनी निकाल के दी हैं उसके बाद तो इनको या तो देखिए मैं तो अकाउंट्स में इनके पैसे जो हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने रखवाए होंगे, ये भी इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगाएंगे। देखिए ये तो सारे इल्जाम लगाएंगे, फिर खाना और चाय पीने के लिए और फोन पे बात करने के लिए, मुलाकातों के लिए सिफारिशें भी कराएंगे। ये मैं तो नहीं बोल रहा, तो चीफ ने उनको खुद बोला है उनके मुंह के ऊपर। और ये शेख रशीद साहब ने आपको इंडोज भी किया, गंडापुर ने भी इंडोज कर दिया है जो वहाँ मौजूद भी थे। लेकिन अर्शद साहब देखें, ये मजाक अब खत्म होना चाहिए, मजाक खत्म होना चाहिए। और इस हवाले नाज़रीन हम आपको फर्दर अपडेट भी करेंगे। एक वक्फा लेंगे और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आमिर खान साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ये मामला आज डेटा लीक जो थी SCCP की, ये मामला काबीना में भी उठा। मामला क्या है, क्या कार्रवाई हो रही है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज चेयरमैन SCCP आमिर खान की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उससे पहले वफाकी काबीना में SCCP का डेटा लीक्स के हवाले से जो मामला है वो भी उठा। और मिनिस्टर साहब इतलात हैं कि आप ही ने ये मामला उठाया, क्या पॉइंट आपने रेज किया था? देखिए अर्शद साहब, मैंने बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की कि जो SCCP की जो चोरी शुदा, लीक नहीं चोरी शुदा जो डाटा है, उसमें हमारे पाक अफवाज के एक सदर्न कमांड के जनरल का डाटा है और वो रॉ में पहुंचा है, इंडिया को, भारत को पहुंचाया गया है। उसमें जो इतलात हैं वो तो रिपोर्ट ही बताएगी कि वो क्या सच है और क्या नहीं है उसके अंदर। उसमें मीर शकील रहमान और उसके आदमियों का नाम बीच में आ रहा है, जंगजियों का जो मालिक है।
और नून लीग का हिजाजी जो है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग की टेम्परिंग के ऊपर पैनामा के अंदर जेल हुई, उसके एक बेटा जो है उसमें मुलव्वस से इतलात हैं। आपने भी ये स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक की। और उसका एक बेटा जो है कंपटीशन कमीशन के अंदर है, और ऐसा एक माफिया SECP के अंदर मौजूद है। ये मेरी इतलात है, मुसद्दक़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये आपने काबीना में वज़ीर-ए-आज़म ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहा, मैंने कहा कि इस रिपोर्ट को अपने पास सबमिट करवाएं और उसके बाद पब्लिक करें, और इसके ऊपर जो कार्रवाई है सख्त से सख्त की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जमानत लेती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की। और मीर शकील उर रहमान और जंग जियो के ऊपर ऐसी बहुत सारे इल्ज़ाम पहले भी लग चुके हैं, लेकिन क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि नवाज शरीफ बीमार हुआ और वहाँ कितना सेहतमंद, यहाँ से निकल गया, वो नैब की तहवील में जेल में था, फिर उसको अस्पताल भेज दिया, अस्पताल में वो ठीक हो गया, डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद वापस जेल भेजा तो वो तड़पने लग गया, वहाँ जाके चीखने वाना शुरू हो गया, फिर उसको जेल भेज दिया। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए। और देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज़ फाइन, आप हमारे कागजात भी निकाल कर लाते हैं, लेकिन जहाँ आप हुकूमत की और उसके इदारों की और मुल्क की सालमियत की बात आ जाए, आपको मैं याद दिलाऊंगा कि अगर याद रहे कि मीर शकील उर रहमान के जंग जियो ने ISI के ऊपर हमला किया था, 72 घंटे तक न्यूज़ चलाई थी। उस वक्त अगर कानून हरकत में आया था, इदारे हरकत में आए थे, अवाम हरकत में आया था, गद्दारी का केस चला था, पेनल्टी भी उसकी पे की थी। पेनल्टी और गद्दारी में बहुत ख्वाजा आसिफ साहब थे उस वक्त, और उन्होंने ये मेखल प्रोग्राम में जियो पे ही बताया था। देखिए पेनल्टी दे दी, खत्म होगी ना। गद्दारी की सजा क्या है? गद्दारी की ट्रेटर की सजा मौत है, पनिशमेंट इज डेथ। तो आप अगर अपने इदारों को खोखला कर रहे हैं, उनके इश्तिहार चला रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, और आप चीटिंग और ब्लैकमेलिंग करके आप मीर शकील उर रहमान और जंग जियो बन जाते हैं, तो दिस इज नो आंसर टू अ रिस्पेक्टेड नेशन। आपको इस वक्त खड़ा होने की जरूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ना भूलें कि इंडियन नैरेटिव का जो जिक्र नवाज शरीफ ने किया, इंडियन नैरेटिव जो बनाया, हमारी अफवाज को बुरा भला कह के, हमारी अदलिया को बुरा भला कह के, यही वो, और उसके बाद मीर शकील उर रहमान की रिहाई मांगी, एग्जैक्टली वही नैरेटिव आपको SECP में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको मीर शकील उर रहमान के आदमी की खबरें आ रही हैं, इतलात हैं आपके हिसाब से जो आपने स्टोरी ब्रेक की है, और हमें भी इतलात है। और उसमें फिर हिंदुस्तान का मेजर गौरव बीच में आया है, और हिजाजी जो है इसाक डार भगोड़े का खास आदमी है और उसको जेल हो चुकी है। तो ये नेक्सस को अब ब्रेक करने की जरूरत है। फिर सहाफत के ऊपर ना आ जाएंगे जी सहाफत ने कब्जा लगा दी, ये बंद कर दिया। दिस प्रोपेगेंडा, ये डैमेज जो आप मुल्क को कर रहे हैं, इसको बंद करने की जरूरत है। जो डेटा है नादरा का और SCCP का, ये अभी तक मालूम हो सका है कि कितना डेटा यहाँ से निकल चुका है ऑलरेडी, और कितने अरसे में, किस टाइम पीरियड में डेटा निकला है? ये तो एक केस हमारे सामने है, इस तरह की यकीनन और भी डेटा होगा। फैक्ट फोकस फैक्ट्स है, या फैक्ट फोकस जो नामी मीर शकील उर रहमान का जो आदमी था नूरानी, इनका बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। ये अपने आदमी से सारा काम करवाते हैं, ब्लैकमेलिंग और घटिया काम कराकर मुल्क को नुकसान पहुंचा के, फिर कहते हैं हमने उसको निकाल दिया, फिर उसको अपने पेरोल में मुल्क से बाहर भेज दें। नूरानी की अगर आप पीछे से पता करें कि नूरानी को स्पॉन्सर किसने किया अमेरिका जाने में, आप पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट, फेलोशिप या स्कॉलरशिप लेके गए, देखिए ना सर, उसकी डिटेल में आप इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नल है, पता करें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या इस फैक्ट फोकस ने PTI के अलावा आज तक कोई नवाज शरीफ का स्कैंडल किया? आपको नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी का कोई स्कैंडल किया? ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ तहरीक इंसाफ के 2 साल में स्कैंडल है, बाकी 2 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। लेटेस्ट बनी है उससे वेबसाइट, पहले जो किसी बता और दें का सर, अकाउंट उससे था, पहले वो बता दें कि मीर शकील उर रहमान जंग जियो ने नवाज शरीफ का कौन सा स्कैंडल और कैसी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दिखाई है। और देखिए तो मामला उसका खुद ही वो जवाब दे सकते हैं। मामला नहीं अरशद साहब, देखिए मामला ये है कि मीर शकील उर रहमान एक ठग, चीटर, ब्लैकमेलर है। शायद लोगों को फिक्र होगी कि इनके स्केलेटन्स होंगे या जो डरते होंगे प्रोपेगेंडा से, क्योंकि वो माँ बहनों पे आया था। मैं उस घटिया चीज़ों पे नहीं जाना चाहता कि वो कितना घटिया आदमी है और उसने अपनी पोते पोतियों की उम्रों को अखबार जहां के झांसे में क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन लोग कीचड़ उछालने से बचते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नैब के चेयरमैन ने मीर शकील उर रहमान को अरेस्ट किया। नैब के चेयरमैन पर जो झूठी खबरें चलाई गई, उसको पूरा प्रोग्राम किए गए उनकी जाती जिंदगी में, जो कि झूठ था। नंबर 1। नंबर 2, जज स्कैंडल आया, जजेस के ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडा कैंपेन की। उसके बाद क्या कहते हैं, अजमल कसाब, आपको याद होगा, अजमल कसाब पे हम पे इल्जाम लगाया इंडिया ने, तहकीकात होंगी इस डेटा लीक की, इंडिया ने अजमल कसाब पे इल्जाम लगाया कि हमने अटैक कराया है। किसी ने नहीं बताया। जियो, जंग और मीर शकील उर रहमान ने उसके घर जाके बताया पाकिस्तान का बंदा था। मुकम्मल तहकीकात होंगी सर। इसके अंदर उस लेवल की तहकीकात हो रही है कि देखिए उसका जो बेटा मीर शकील उर रहमान का, तहकीकात इस लेवल की हो रही है कि वो भागता फिर रहा है हुकूमती इदारों के अंदर भी हर जगह कि जी मैं हर चीज करने को तैयार